हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल की जो ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो कब तक आएगी और उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कैसा फिजिकल होता है, क्या मेडिकल होता है, क्या क्या उसमें ट्रेड्स होती हैं और उस ट्रेड्स के लिए क्या क्या आपके पास एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री होनी चाहिए। तो इस सब विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के वीडियो में हम बात करते हैं असम राइफल के न्यू ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन की वैकेंसी की। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे, मैं परेशान हो गया रिप्लाई कर कि मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा, इस पर अपडेट आने दो। लेकिन भाई हैं कि कमेंट किए जा रहे हैं तो मुझे लगा कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि एसएससी जो है एसएससी जीडी की जो असम राइफल की वैकेंसी आती है उसके अलावा उसके अलावा असम राइफल की जो टेक्नीशियन और ट्रेड्समैन की वैकेंसी है वो कब तक आएगी और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो असम राइफल टेक्नीशियन और ट्रेड्समैन की वैकेंसी है वो आपका उसका सीबीटी टाइप एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 3 चरणों में पूरा होता है। पहले आपका उसमें फिजिकल कराया जाता है, उसके बाद आपका रिटन कराया जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट देकर आपको ज्वाइनिंग में बुला लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि उसमें क्या क्या ट्रेड्स होती हैं और उस ट्रेड्स के लिए क्या क्या आपको एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी चाहिए हो। क्योंकि जो उसमें ट्रेड्स होती है, सबसे पहले आपका हवलदार क्लर्क होता है जो आप ऑफिस में क्लर्क काम करता है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास 10+2 होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से, किसी भी कॉलेज से इंडिया के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपकी टाइपिंग भी लगती है। जो इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइप होनी चाहिए। ये बात करी मैंने हवलदार क्लर्क की। अब मैं बात करूँ हवलदार ऑपरेटर, जो रेडियो और लाइन जो सिग्नल कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का जो हेड होता है, जो कम्युनिकेशन का काम करता है फौज में, वही होता है हवलदार रेडियो ऑपरेटर। तो दोस्तों, इसमें अगर आप इस ट्रेड्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से इंडिया के, और साथ ही साथ अगर आप 10th हैं तो 10 से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ITI डिप्लोमा हो तब। अगर आपके पास 10+2 है तो आपको ITI डिप्लोमा नहीं चाहिए, और अगर आपका 10th है भी आपका 10+2 नहीं हुआ है तो आप 10+ ITI डिप्लोमा के साथ रेडियो ऑपरेटर का ट्रेड्स के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करूं राइफलमैन आर्मोरर। दोस्तों, बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा कि आर्मोरर क्या होता है। दोस्तों, बता दूं कि जो हम लोग के वेपन्स होते हैं, जैसे हम लोग के शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, हम लोग की बॉडी में कोई रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही हम लोग के वेपन्स में कहीं खराबी या वेपन्स काम नहीं कर रहा है या वेपन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो आर्मोरर के पास जाते हैं, वो ठीक करता है। तो दोस्तों, एक टाइप से हम कह सकते हैं कि आर्मोरर होता है जो वो वेपन्स का डॉक्टर होता है। तो इसके लिए आपके पास ओनली क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से इंडिया के, आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ राइफलमैन बार्बर। तो राइफलमैन बार्बर होता है जो आपके हेयर कट करता है, उसका काम सिर्फ हेयर कट करना होता है। इसके लिए आपको सिर्फ 10 पास होना चाहिए, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा नहीं चाहिए। और अब मैं बात करूं कि राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो आपका जो डॉक्टर होता है, आप मेडिकल में जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप कराने, तो जो आपका डॉक्टर होता है वो आपका चेकअप लिखता है कि आपको CBC टेस्ट कराना है, यूरिन टेस्ट कराना है, बॉडी में UCG कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, जो भी टेस्ट होते हैं बॉडी में अगर आप बीमार हो जाते हैं तो जो आप टेस्ट कराते हैं वो लेबोरेटरी में जाते हैं। तो ये राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट उसी का पोस्ट होता है। इसका काम वो सारे लैब में चेकअप करना होता है। तो इसके लिए भी आपका 10+ पास होना चाहिए। अब मैं बात करूँ राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसे NA भी बोलते हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट। इसका काम होता है डॉक्टर का असिस्टेंट के रूप में काम करना। जैसे डॉक्टर कुछ दवाइयाँ आपको बता रहा है तो वो दवाइयाँ आपको दे देता है। डॉक्टर कुछ आपका बोलता है इसका BP चेक करो, इसका पल्स चेक करो, तो ये सब चेक, इसका शुगर लेवल चेक करो कितना है, तो ये सब NA का काम होता है। NA आपका ये सब चेक करके डॉक्टर को बता देता है। तो इसके लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए।
अब मैं बात करूँ राइफलमैन बासरमैन की, तो इसे राइफलमैन बासरमैन के लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए। और आपका काम क्या होता है कि जो आपके यूनिट, आपके कंपनी जिसमें भी होते हैं, आपको अपने सीनियर्स और ऑफिसर्स के कपड़े धुलने होते हैं, आपका सिर्फ ये काम होता है। अब मैं दोस्त करूं कि जो असम राइफल में अलग से एक पोस्ट है वारंट ऑफिसर, बहुत लोगों ने सुना होगा ये क्या होता है। तो मैं बात करूं वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक ये है, इसके बाद सीधे आप नायब सूबेदार बन सकते हैं। सूबेदार से छोटा पोस्ट होता है और हवलदार से बड़ा होता है। तो वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों? इसके लिए आपके पास 10+2 होना ही चाहिए किसी भी बोर्ड इंडिया से। और अगर आपके पास क्लास 10th है तो बेस्ट आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर 10th से डाल रहे हैं, नहीं तो आपके पास 12th होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं बात करूं कि वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए और प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। अब मैं बात करूँ नायब सूबेदार की, जिसे नायब JCO भी बोलते हैं। तो इसकी बात करूँ 1 स्टार होता है। तो अगर इसकी बात करूँ तो आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी हो आपका, वो मैटर नहीं करता है। तो आपके पास मैंने बता दी नायब सूबेदार की। अब नायब सूबेदार में मैक्सिमम निकलती हैं कि जो हम लोग के फ़ौज में मंदिर होते हैं, हम कहीं भी कोई ऑपरेशन मिशन या कहीं भी कोई वॉर में जाते हैं, तो उससे पहले हम लोग के यहाँ पूजा होती है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है तो हर एक फ़ौज के हर एक यूनिट में, हर एक कंपनी में मंदिर होता है, तो वहाँ पूजा होती है कोई भी इम्पोर्टेंट काम से जाने से पहले। तो वो पूजा कौन करता है? वो पंडित जी होते हैं। तो वो आपके नायब सूबेदार रैंक के होते हैं और वो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर वैकेंसी नायब सूबेदार में उसी पंडित जी रैंक की निकलती है। उनका काम सिर्फ मंदिर में पूजा करना होता है। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ कि उन्हें शास्त्री में ग्रेजुएशन उनका मैक्सिमम मांगा जाता है, या संस्कृत से आपने ग्रेजुएशन किया हो। तो दोस्तों ये तो बता दी मैंने कि किस स्टेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं बात करूँ कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या आपका हाइट होना चाहिए, क्या आपका वेट होना चाहिए, क्या आपका चेस्ट होना चाहिए, रनिंग कितनी लगती है और ये सब। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगी कि इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है और हाइट और आपका रनिंग और आपका चेस्ट में क्या क्या होता है। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूँ मेल कैंडिडेट की हाइट की। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप जनरल से, आप OBC से, आप SC से। लेकिन अगर आप सेमी माउंटेन एरिया से हैं और साथ ही साथ आप ST से हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर लगता है। अब मैं दोस्तों बात करूं फीमेल कैंडिडेट की हाइट की। तो फीमेल कैंडिडेट हैं और आप SC, OBC और जनरल कैटेगरी से है तो आपका हाइट जो होता है 157 सेंटीमीटर लगता है। और साथ ही साथ आप सेमी माउंटेन एरिया जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या कुमाऊं एरिया जैसे उत्तराखंड का होता है, उस एरिया से है तो आपका जो हाइट है तो आपका हाइट 150 सेंटीमीटर से लगता है। साथ ही साथ जो ST कैटेगरी की फीमेल्स हैं उनका भी हाइट 150 सेंटीमीटर से लगता है। अब दोस्तों मैं बात करूँ चेस्ट की। तो दोस्तों बता दूं सबसे पहले कि फीमेल कैंडिडेट का किसी भी फोर्स में, किसी भी फोर्स में आपका जो चेस्ट है वो मेजर नहीं किया जाता है। गर्ल्स को चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें चेस्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है। अब मैं बात करूँ बॉयज़ कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनका चेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों आप मेल कैंडिडेट हैं और आप OBC और जनरल और SC कैटेगरी से है तो आपका जो चेस्ट है वो मेजर किया जाएगा 80 to 85 सेंटीमीटर्स। 80 to 85 सेंटीमीटर आपका मेल कैंडिडेट से चेस्ट होना ही चाहिए। और अगर मैं अब बात करूं कि आप ST कैटेगरी के हैं और आपका चेस्ट तब कितना होना चाहिए, तो दोस्तों बता दूं कि 76 to 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए अगर आप ST कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ रनिंग की। तो रनिंग इसका SSC GD के जैसा होता है भाइयों। इसका जो 5 किलोमीटर 24 मिनट में होता है, चाहे आप ST कैटेगरी के हो, चाहे SC कैटेगरी के हो, जनरल, OBC, WS किसी भी कैटेगरी से आपका 5 किलोमीटर रनिंग होता है 24 मिनट में। लेकिन अब मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो सेम फीमेल कैंडिडेट में 1.6 किलोमीटर का जो रनिंग होता है 8.5 मिनट में होता है। इसमें कोई कैटेगरी मायने नहीं रखती आप किस कैटेगरी से, आपको हर एक कैटेगरी में इतना ही रनिंग करना होगा 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में। तो दोस्तों मैंने हाइट के बारे में बता दिया, मैंने आपको चेस्ट के बारे में बता दिया, मैंने रनिंग के बारे में बता दिया।
साथ ही साथ मैंने इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया कि किस स्टेट के लिए आपको क्या करना होगा। अब मैं बात बताऊँ कि दोस्तों वैकेंसी इसका कब तक आ सकता है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि पहले बताया था, कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कब तक आ सकता है। तो मैंने जो मेरा एक भाई है, मेरे मतलब मुझसे थोड़ा सा सीनियर है, वो अभी इस वक्त क्लर्क की पोस्ट पर है और DJR है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल, जो DJR का हेडक्वार्टर शिलोंग है, वहाँ पर पोस्टेड है, वहाँ पर काम कर रहा है। तो मैंने उससे बात करी थी, तो मैंने पूछा था कि दोस्त भाई वैकेंसी जो असम राइफल टेक्नीशियन ट्रेडमैन्स का है वो कब तक आ सकता है। तो बोला कि इसका क्लियर तो अभी तक नहीं हुआ है, फाइल पेंडिंग में है, रिक्रूटमेंट का जो फाइल है वो पेंडिंग में है। इसलिए पेंडिंग में है क्योंकि जो सेंटर्स हैं असम राइफल जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय है, वहाँ उस वजह से वहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, पूरा माउंटेन एरिया का है, तो वहाँ ज़्यादा सेंटर ऐसे नॉर्मली बन नहीं पाए। असम राइफल के पास अपने खुद के ओनली 3 सेंटर है, दिफू, दीमापुर और सुखोबी, 3 जगह ट्रेनिंग चलती है। तो आप देख रहे होंगे SSC-GD का पिछला बैच भी ट्रेनिंग कर रहा है। साथ ही साथ जो अभी जो पिछला इनका असम राइफल ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का जो पिछला बैच सेलेक्ट हुआ था, उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर अभी खाली नहीं है, इस वजह से जो नई वैकेंसी है असम राइफल ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन की, वो अभी पेंडिंग में है, उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसने मुझे ये बताया कि वो फाइल सीधे आपके जो DG सर के ऑफिस के पास ही है, ऑफिस में ही रखी है। जितनी पेंडिंग फाइल होती है वो ऑफिस में ही रखी जाती हैं, उस पर कभी भी साइन करके वो आगे उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों उसने मुझे बताया कि वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपका अगर क्लियर तो नहीं कह सकते, क्लियर तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं अपने अंदाज से और उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया, जैसा कि उसे पता है, वो देखता रहता है क्योंकि वो खुद वहाँ काम कर रहा है काफ़ी साल से, 2 साल उसको हो गया। तो वो अपने एक्सपीरियंस उसने बताया कि अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाना चाहिए और उसके बाद जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा उसका भर्ती का। तो दोस्तों मैंने आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी और साथ ही साथ एजुकेशन एलिजिबिलिटी बताई। अगर आपकी इस एलिजिबिलिटी में से आप किसी ट्रेड्स का डालना चाह रहे हैं और उस एलिजिबिलिटी में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो अभी ठीक कर लें, क्योंकि अभी थोड़ा सा 2-3 महीने आपको वैकेंसी में देखने में लग सकता है, नोटिफिकेशन आने में। तो जिन भाइयों को अगर कुछ इस चीज़ में प्रॉब्लम्स है या एलिजिबल नहीं है तो वो अपना कंप्लीट करा लें, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कंप्लीट करा लें, ताकि जैसी वैकेंसी आए आप सीधे उसमें फॉर्म फिल करके आप उस पर सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों मैं बता दूँ कि आप तैयारी अपनी बनाई रखिए। जो आपका फिजिकल है, क्योंकि सबसे पहले इसमें फिजिकल ही होता है, आपको फिजिकल का टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप तो पहले रिटन होता है SSC-GD की, जैसा फिर रिजल्ट आएगा फिर फिजिकल कराएंगे। तो इसमें पहले फिजिकल होता है, आपकी खुली रैली होती है। आपको इसके लिए भर्ती के लिए आपको अगर किसी भी फोर्स को टेंडर नहीं दिया जाता है तो आपको असम राइफल्स में ही आना पड़ेगा, चाहे आप दीमापुर आएँ, चाहे दीफू आएँ, चाहे आप सुखोबी आएँ, आपको यहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आपने देखा होगा हाल ही में क्लर्क की जो वैकेंसी दूसरे फोर्स को टेंडर दे दिया, तो आपकी वो वैकेंसी दूसरी फोर्स करा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको असम राइफल्स के ट्रेनिंग सेंटर में ही रनिंग फिजिकल करने के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है कि डिटेल में बताने की ज़रूरत है, तो मैंने कहा बना लेता हूँ। लंबा वीडियो से कोई वो नहीं है, जिन भाइयों को अगर बाकी इस वीडियो की ज़रूरत है वो ज़रूर देख रहे होंगे अभी लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं बता दूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए भाई चलते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड या और कोई वीडियो से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में कर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्द कर दूँगा। और मुझे लगता है उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो भी बना दूँगा। तो चलिए भाई चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।